हिंदुस्तान की चांद पर दस्तक की गूंज पूरी दुनिया सुन रही है। भारत का चंद्रयान जैसे ही चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव तक पहुंचा तो ये इतिहास रचने वाला भारत दुनिया का पहला देश बन गया। वैज्ञानिकों की दशकों की मेहनत को मानो 4 चांद लगे और ये सब हमने देखा साल 2023 में। भारत के मून मिशन पर एक रिपोर्ट। चांद की सतह पर उतरता हुआ चंद्रयान 3। इसरो के वैज्ञानिकों के लिए ये कुछ मिनट बिल्कुल कयामत जैसे थे। आखिर इसके लिए उन्होंने सालों साल काम किया था, लेकिन इस समय जब वे चांद की सतह की ओर बढ़ते विक्रम लैंडर की लाइव फीड देख रहे थे, वे कुछ नहीं कर सकते थे। विक्रम पूरी तरह ऑटोमेटिक मोड में था। ये अपने लिए खुद फैसले कर रहा था और फिर टच डाउन। लैंडर मॉड्यूल are applauding. Let us all wait to hear from the secretary. Yes, sir. And this success today is our entire team participated in this is the entire nation loves us, ISRO, for the accomplishment, and with the support of the nation only we can progress. And I am very grateful for all your love and affection and your prayers for making us succeed. I think it says so much about belief in our own system and our own people, and that is something that we need to celebrate. भारत अब दुनिया का चौथा देश बन चुका है जिसने चांद की सतह पर रोवर उतारा है, और पहला देश जो चांद के दक्षिणी ध्रुव के करीब रोवर उतारने में कामयाब हुआ हो। ये देश के लिए खट्टा मीठा अनुभव था। कुछ ही साल पहले चंद्रयान 2 चांद की सतह पर उतरने के ठीक पहले सतह से टकराकर नष्ट हो गया था। लेकिन इसरो का जज्बा इस चोट से कहीं ज्यादा गहरा निकला। Here we have a majestic liftoff of LVM-3 M4 rocket carrying India's prestigious Chandrayaan 3 spacecraft. चंद्रयान 3 एक अविश्वसनीय जीत रहा। चांद की सतह पर उतरने के कुछ घंटे बाद ही विक्रम लैंडर ने एक रैंप खोला ताकि छोटा सा प्रज्ञान रोवर चांद की सतह पर चल सके। Tell us a little bit about the Pragyan rover. The fact that it was able to semi-autonomously avoid areas that you wanted it to avoid. There was also a lot of data it generated. What is some of the science that you got out of Pragyan and Vikram? So the rover, as you told, it is a semi-autonomous way of operation, because a rover is not directly communicating with Earth. It is always communicating via lander, because it is very tiny, which is 26 kg of mass with small size, but it is inbuilt with all the functions. We have 2 scientific instruments. One is alpha particle X-ray spectrometer. The next instrument is laser-based induced spectroscopy. These both instruments will measure the major and minor rock-forming elements, like various elements like calcium, iron, titanium, and it has detected various elements also like sulfur and all. The other one is basically operates in the laser wavelength, 1550 nanometer wavelength, which is again a spectroscopic kind of an experiment that also measures the various rock-forming elements. This will confirm the actual surface experiments. चंद्रयान अभियान इंजीनियरिंग की एक जीत थी, लेकिन इसका एक बड़ा वैज्ञानिक पहलू भी था। विक्रम और प्रज्ञान दोनों के पास ऐसे विशिष्ट उपकरण थे जिनसे वे चांद की सतह की रासायनिक जांच कर सकते थे। कुल मिलाकर ये मिशन एक विराट पहला कदम है, और इसी के साथ भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम अगली बड़ी चुनौती के लिए तैयार हो चुका है। 2030 के दशक तक एक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन और 2040 के दशक तक चांद पर पहले भारतीय को भेजने का मुकाम। 2023 वह साल रहा जब इसरो ने देश की दिलचस्पी देसी इंजीनियरिंग और भारतीय विज्ञान में पैदा की, और उस अंतिम सरहद की खोज में भी जिसका नाम अंतरिक्ष है। विष्णु सोम की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।
साल के आखिरी दिन जब कुछ घटनाओं को याद किया जा रहा है, साल 2023 कुछ देशों के लिए बहुत अच्छा नहीं रहा और उनमें चीन भी है, जिसने अर्थव्यवस्था के भयंकर संकट का सामना किया और अभी भी उस संकट से वो पूरी तरह उबरा नहीं है। इसके अलावा स्थानीय सरकारों का कर्ज, गिरता रियल एस्टेट सेक्टर, बढ़ती बेरोजगारी चीन की विकास की रफ्तार पर लगाम लगाती रही। हालांकि आदतन चीन अपनी विस्तारवादी नीति पर काम करता रहा। साल के आखिरी दिन चीन पर एक खास रिपोर्ट। – 2023 चीन के लिए संभवतः किसी बुरे सपने की तरह गुजरा। वहां कई दशकों का सबसे भयावह भूकंप आया, आर्थिक गिरावट आई और एक रहस्यमय बीमारी आई जिसने फिर दुनिया को डराना शुरू किया। लेकिन इसके बावजूद शी की विस्तारवादी नीतियां चलती रहीं। ताइवान पर अपनी पकड़ बनाए रखने के अलावा चीन अमेरिका को टक्कर देने के लिए अपना ग्लोबल असर फैलाने में लगा रहा। ये कुदरती आपदा 2023 में चीन पर इकलौती चोट नहीं थी। कोविड की तालाबंदी से उबरने की उम्मीद इस साल चूर चूर हो गई। 2023 में चीनी अर्थव्यवस्था का ठहराव वहां तक पहुंच गया जहां अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को कहना पड़ा कि उसकी वजह से वैश्विक आउटपुट पर असर पड़ रहा है। गिर रहे रियल एस्टेट सेक्टर से लेकर स्थानीय सरकारों के कर्ज, निर्यात में गिरावट, खर्च में कमी और लगातार बड़ी होती बेरोजगारी तक अब ये भी कहा जाने लगा कि चीनी सरकार ने आंकड़े छापने बंद कर दिए। अमेरिका से चीन के कारोबारी टकराव का असर ये हुआ है कि विनिर्माण क्षेत्र की कई कंपनियां चीन से भागकर ज्यादा दोस्ताना माहौल में जैसे भारत की ओर आ रही हैं। बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप के एक अध्ययन से पता चलता है कि चीन से अमेरिकी निर्माण कंपनियों के पलायन का सबसे ज्यादा फायदा भारत को हो सकता है। I think in July, the Chinese leadership realized. मुझे लगता है जुलाई में चीनी नेतृत्व ने महसूस किया कि अर्थव्यवस्था ज्यादा गहरे संकट में है, उम्मीद से कहीं बड़े संकट में, तो उन्होंने अर्थव्यवस्था में ज्यादा पैसे डालना शुरू किया। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग कुछ अवांछित विवादों से भी घिरे जब उनके कुछ आला अधिकारी मसलन रक्षा मंत्री ली शांगफू और पूर्व विदेश मंत्री किन गॉन्ग गायब हो गए। शी ने ताइवान पर चीन की पकड़ बनाए रखने का ऐलान किया जिससे तनाव बढ़ा। इस हफ्ते के शुरू में उन्होंने कहा कि चीन में ताइवान का विलय अपरिहार्य है। अगले चुनाव से एक महीने पहले उन्होंने ताइवान पर बीजिंग का पुराना रुख दोहराया। चीन फिर से खुलना शुरू हुआ तो कई नेता बीजिंग में जुटे। चीन ने मध्य पूर्व और अन्य विकासशील क्षेत्रों से अपना रिश्ता मजबूत किया और रूस को समर्थन दिया। उसने यूरोप और अमेरिका से रिश्ते सुधारने की शुरुआत की। बीजिंग में ही सऊदी अरब और ईरान अपने कूटनीतिक संबंध बहाल करने के समझौते तक पहुंचे। भारत चीन और भूटान के बीच रिश्तों को करीब से देख रहा है। बीजिंग में भूटान के साथ बात चल रही है, लेकिन भूटान और चीन के बीच अपनी सरहदें औपचारिक तौर पर तय करने के लिए चल रही बातचीत के बावजूद चीन उत्तरी भूटान की जकरलुंग घाटी में मनमाना निर्माण करता रहा है। ये हाई रेजोल्यूशन तस्वीरें जो हम आपके सामने रख रहे हैं वो बताती हैं कि चीन और भूटान के बीच की सीमा के औपचारिक निर्धारण को लेकर चल रही बातचीत के बावजूद चीन ने उत्तरी भूटान के जकार्लुंग इलाके में अपने अवैध निर्माण को नहीं रोका है। यहाँ चीन का निर्माण इस तरह का है कि लगता है कि चीन के दावों को मानने के अलावा भूटान के पास कोई और चारा नहीं रहेगा। ये इलाका अरुणाचल प्रदेश से लगने वाली भूटान की पूर्वी सीमा से महज 50 किलोमीटर दूर है। आप जो यहाँ सैटेलाइट से ली गई तस्वीर देख रहे हैं उसमें जकार्लुंग घाटी से उत्तरी भूटान तक के एक हिस्से में चीन की निर्माण गतिविधि साफ नजर आ रही है। आपने अभी चीन की बनाई एक बस्ती देखी और अब आप उसका सड़क नेटवर्क देख सकते हैं और अंत में आपको एक और चीनी बस्ती नजर आएगी। ये जो इलाका है, इस मैप पर हम आपको 4 ऐसे क्षेत्र दिखा सकते हैं जहां चीन ने भूटान में अवैध घुसपैठ किया है और यहां गांव और सैन्य मोर्चे बनाए हैं। अब हम जकार्लुंग इलाके को थोड़ा और नजदीक से देखते हैं। ये जो पीले रंग वाला इलाका है, इसे और गौर से देखेंगे आप यहाँ चीन की सड़कों के जाल को साफ तौर पर देख सकते हैं।
चीन के लिए राहत की बात शायद बस ये रही कि शी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच नवंबर में एक हैरान करने वाली कामयाब मुलाकात हो गई। इस बैठक में एक अहम समझौता हुआ, सैन्य संचार सहयोग फिर से बहाल करने का। लेकिन अमेरिका ने भी बैठक से पहले आधुनिक कंप्यूटर चिप्स के निर्यात के नियंत्रण को कुछ और बढ़ा दिया और दक्षिणी चीन सागर में चीनी और फिलीपीन के जहाजों की टक्कर से ऐसा तनाव पैदा हुआ जिससे अमेरिका को इस झगड़े में कूदना पड़ता। 将来中国现在有了更多的物质储备。 जब चीन दुनिया के साथ जुड़ने का रास्ता देख रहा है तो ये चीनी नेताओं के विवेक के साथ साथ पश्चिमी नेताओं के विवेक का भी इम्तिहान है। ये दोहरी परीक्षा है। 中国参与大国博弈，参与全球治理的一个现实的一个解决方案。 तो चीन एक उथल-पुथल भरे साल को पीछे छोड़कर 2024 में दाखिल हो रहा है। चीन के कैलेंडर के मुताबिक ये ड्रैगन का साल है। उसे उम्मीद है कि अच्छे दिन आएंगे, लेकिन जो दिख रहा है उससे लग रहा है कि आने वाला साल कहीं और बड़ी मुसीबत न साबित हो। विशाल विवेक की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। साल 2023 जहां कई अच्छे पल लेकर आया तो कहीं गहरी जो है ऐसी काली स्याह यादें भी छोड़ गया जो लोग कभी याद करना नहीं चाहेंगे। ऐसा ही एक था तुर्की का भयानक भूकंप जिसमें करीब 60,000 लोग मारे गए, 1.5 करोड़ से ज्यादा लोगों पर इसका असर पड़ा। एक नजर तुर्की के उस भूकंप पर। 6 फरवरी 2023, सेंट्रल तुर्की, उत्तर पश्चिमी सीरिया। सुबह के 4:17, पलक झपकते ही तबाही। सात 7.8 तीव्रता का भूकंप जिसका केंद्र गाजियानटेप के पश्चिम उत्तर पश्चिम में था। तकरीबन 8 घंटे बाद एक और भूकंप 7.7 तीव्रता का, पहले वाले से तकरीबन 95 किलोमीटर दूर उत्तर उत्तर पूर्व में। तुर्की में 1939 के बाद यह सबसे बड़ा भूकंप था, क्षेत्र में आने वाले सबसे जबरदस्त भूकंपों में से एक। जर्मनी के बराबर 3,50,000 वर्ग किलोमीटर के इलाके में तबाही हुई। एक 1,40,00,000 लोगों पर इसका असर हुआ। तकरीबन 15 लाख लोग बेघर हो गए। इसमें 59,259 लोगों की जान गई। सीरिया में 8,476 लोगों की मौत हुई। तुर्की ने अंतर्राष्ट्रीय मदद मांगी। 94 देशों ने मदद भेजी, जिनमें से एक भारत भी था। They have a specialization in CSSR, as we call it, collapse structures search and rescue. We also could send some vehicles, which was again a first for us because the Indian Air Force deployed their C-17 airplanes, which could carry our vehicles as well. So we don't need to depend on transport on the local authorities. समय की बहुत अहमियत थी। हर घंटा लोगों की जान बचा सकता था। गाजियानटेप को बहुत नुकसान हुआ। घर मिट्टी में मिल गए। रातों रात सामूहिक कब्रें बन गईं। नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स यानी एनडीआरएफ की 47 सदस्यों की टीम तुर्की पहुंची। भूकंप वाले क्षेत्र में सबसे पहले पहुंचने वाली टीमों में से एक थी। 89 सदस्यों के साथ पहुंची सेना की मेडिकल टीम ने लोगों की जान बचाने के लिए एक फील्ड अस्पताल बनाया। इसे ऑपरेशन दोस्त का नाम दिया गया।
तुर्की में आए विनाशकारी भूकंप पर हम सभी की दृष्टि लगी हुई है। भारत भूकंप पीड़ितों की हर संभव मदद के लिए तत्पर है। मेडिकल सप्लाई, ड्रिलिंग मशीनें, डॉग स्क्वाड, दवाएं और ड्रोन, मलबे के नीचे दबे लोगों के दिल की धड़कनें सुनने के लिए रडार भी। हादसे के 2 दिनों के भीतर भारत से एयरफोर्स के 6 विमान सप्लाई लेकर गए। हम लोग सर्च में फिजिकल सर्च, टेक्निकल सर्च और कैनाइन सर्च करते हैं। फॉर्चुनेटली हमने एक गर्ल चाइल्ड 6 साल की बच्ची को रेस्क्यू किया है। भारत ने सीरिया पर भी ध्यान दिया। तुर्की पर अपने ट्वीट के कुछ घंटों बाद पीएम ने ट्वीट किया, हम सीरिया के लोगों के दुख में शरीक हैं और इस कठिन समय में समर्थन और मदद देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। 8 फरवरी को भारत ने दमिश्क एयरपोर्ट पर 6 टन से ज्यादा इमरजेंसी राहत सहायता पहुंचाई। इनमें सुरक्षा के उपकरण, ईसीजी मशीनें और दूसरी मेडिकल सहायता भी थी। नुकसान कितना हुआ है, ये 20 फरवरी तक सही पता चल गया था। इसके बाद पहले मददगारों में से एक की भूमिका पूरी हो गई। भारत और हमारे बचावकर्ताओं ने सबसे ज्यादा पीड़ित इलाकों के लोगों के दिल जीत लिए। तुर्की और सीरिया को इस आपदा से उबरने में बरसों लगेंगे। तब तक आपदा का असर इलाके के लाखों लोगों पर बना रहेगा।